तो बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और आज एक बार फिर से बात होगी मदरसों की। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की बात हुई तो एक राजनीतिक भूचाल आ गया था। अब ये सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जिलों में सर्वे रिपोर्ट को इकट्ठा किया जा रहा है और फिर इन रिपोर्ट्स को 15 नवंबर को सरकार को सौंप दिया जाएगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब तक करीब 8000 मदरसों के गैर मान्यता प्राप्त होने की बात सामने आई है। आगे सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे आंकड़े सामने आ जाएंगे। वहीं मदरसों में सर्वे को लेकर सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब खान कह रहे हैं कि मदरसों को लेकर सरकार दिखावा और छल कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भले ये बात कहते आए हों कि मदरसों के सर्वे में सरकार का सही चेहरा दिखा, लेकिन सरकारी मदद लेने से उन्हें इंकार है। उन्हें डर ही सरकारी मदद के नाम पर मदरसों की जो फाउंडेशन है, नींव है, बुनियाद है, उन्हें डर ये है कि मदरसों की नींव खोदने की इस सर्वे के नाम पर कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी राज में 8000 मदरसों पर ताला लगने जा रहा है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से आप ये टीजर रिपोर्ट देखिए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया और दीनी तालीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो ये कहते हैं कि हमने अपने सिलेबस को बदल दिया, इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं हो। उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का कोर्स लागू करने की व्यवस्था की गई है। जो हमारा अपना अरबी और धार्मिक सिलेबस है उसके अंदर न कोई किताब की कमी होगी, न उसके अंदर हम किसी और तालीम को इसके अंदर दाखिल करेंगे। अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए सर्वे कराया गया। मदरसों के अंदर अगर सरकारी इमदाद आएगी तो गवर्नमेंट उन मदरसों को चलने नहीं देगी। कुल कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अभी तक? लगभग अभी 8000 से ऊपर आई है इसकी। ये प्रोपेगेंडा है मीडिया के ऊपर, वरना ऐसा नहीं है कि हमारा मदरसा तो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। प्राप्त तो अगर प्राथमिक विद्यालय कोई प्राइमरी की शिक्षा दे रहा है तो भी मतलब उसको अवैध मान करके बंद किया जाता है, तो मदरसे क्या कोई अलग से आएंगे? तो एक तरफ सरकार के पास अपनी दलीलें हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु और साथ ही जो शिक्षाविद हैं वो अपने अपने तरीके से इस मामले में, और सियासत तो आप जानते हैं लगातार इस पर सवाल खड़े कर ही रही है यूपी सरकार के फैसले पर। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं यूपी सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद असीम वकार हैं AIM का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ श्रीराज नायर हैं, VHP के स्पोक्स पर्सन हैं। हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और मुफ्ती वजात कासमी हैं, वो भी इस्लामिक स्कॉलर है। लेकिन सैयद असीम वकार से सवाल हम ले उससे पहले हाजिक खान, आप ही से मेरा पहला सवाल होगा फिर, ये कैसे सरकार छल कर रही है, कैसे सरकार दिखावा कर रही है, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। मैडम, सरकार ने सर्वे कराने की जो तैयारी की थी और सारे मदरसों के सर्वे हो गई और सारे मदरसों ने अपनी जो बात थी, जो उनका खर्च करने का तरीका था, तालीम देने का तरीका था, वो सब बता दिया। और रही बात यह है कि सरकार मुसलमानों के मदारिस में जिसमें दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ों ने 195 साल में नहीं करी, उससे पहले और लोगों ने नहीं करी, लेकिन सरकार क्योंकि मुसलमानों की अगर शिक्षा की बात करती है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार उत्तर प्रदेश में 96% लोग जो मदारिस या स्कूल नहीं जाते, उनके अच्छी शिक्षा का इंतजाम सरकार करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छी शिक्षा का तो इंतजाम करने की बात कर रही है सरकार। नहीं, सरकार नहीं करे सर, ये सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो चंदों से चल रहा है, मुसलमानों के पैसों से चल रहा है, जो ज़कात से चल रहा है, उसमें दखल अंदाजी की सरकार को जरूरत नहीं है। सरकार की बात कर रहे हैं, वो मदद की बात कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे। जो मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो सर आपकी दलील है ना, ये सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए मुझे।
558 मदरसे जो एफिलेटेड है सरकार से, हाँ। उनकी 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही। वो बेचारे कहां पर जाएं? 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही, सुने। और रही उत्तर प्रदेश की सरकार, एक मिनट हाजी खान जी, 5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही, कौन सी अदालत में जाके मामला उठाया गया है? कहां पर ये मामला उठाया गया? कहीं तो उठाया गया हो ना सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक पुलिस वाला खड़े होकर सड़क पर ये दिखा रहा है कि हमें ये खाना मिल रहा है जो जानवर भी नहीं खाएंगे। एक पुलिस वाले की मेस से वो खाना मिल रहा है, पुलिस वाले की मेस में चले गए सर। मैं आपसे बात कर रही हूँ मदरसों की, आप चले गए पुलिस वाले के मेस में। सर जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना मुझे। आपने एक दलील रखी, मैंने उस पर जो उनका काउंटर क्वेश्चन है वो आपके सामने रखा। भाई डिबेट तो ऐसी ही होती है। मैडम जो मदारिस है उनकी व्यवस्था और जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था देखी जाए तो पता लगेगा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था से मदरसों की व्यवस्था लाख गुना अच्छा है। उनके टॉयलेट अच्छे हैं, उनका खाना खिलाने का तरीका अच्छा है, और अच्छी बात है फिर तो सरकार और मदद करे तो आप भी बना लीजिए हार्वर्ड और कैम्ब्रिज, कितनी अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है। फिर तो सरकार अगर मदद की बात कर रही है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी यही बना दीजिए, मदरसों बनने दीजिए ना। फिर मदरसों का यह ऐतराज है कि हम इसमें धार्मिक शिक्षा देते हैं, हम देते हैं शिक्षा, मौलाना बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, हाफिज बनाते हैं, कारी बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं और डिग्रियां देते हैं। और इस डिग्री में मैं ये कह रहा हूं कि एक इंजीनियर से आप ये कहें कि डॉक्टरी की वो किताब पढ़ाई जाए तो नहीं पढ़ सकता वो इंजीनियर। लेकिन वो डॉक्टर और इंजीनियर कब तय करते हैं कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे? 12th के बाद तय करते हैं ना। तो फिर तो आपने खुद ही कह दिया 12th के बाद तय करते हैं, तो आप तो यहाँ पहले ही तय कर दे रहे हैं। मुझे याद है आप मेरे साथ ही डिबेट में और आपने कहा इन मदरसों से निकलकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपने आके ये बातें कही। आज आपको धार्मिक शिक्षा याद आ गई हाजी खान जी। ठीक है, चलिए जवाब लीजिए मोहसिन रजा, जवाब ले लीजिए। आप अपने ही आर्ग्यूमेंट में फंस रहे हैं, कोई बात नहीं सर, किसी सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। पहले कहा जाता था मदरसों से डॉक्टर, इंजीनियर, धार्मिक शिक्षा है, डिसाइड कर लीजिए ना, डिसाइड कीजिए। अरे मैडम जो बच्चे डिसाइड कीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मोहसिन रजा से जवाब लीजिए, मोहसिन रजा से जवाब लीजिए। सरकार कंट्रोल करना चाहती है, सरकार इनके मजहब में दखलंदाजी करना चाहती है। सरकार की नजर मदरसों पर ही नहीं मस्जिदों पर है। अगर मदरसों को बंद किया गया तो घर घर में मदरसा खुल जाएगा। हमने इस तरह के बयान देखे हैं मोहसिन रजा। देखिए कुछ लोग हैं जो मदरसा माफियाज थे, उन्होंने मुस्लिम समाज को लूटने का काम किया था, मुस्लिम समाज के नाम पर वो दोहन करते थे। इस सरकार में उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। और जहां तक बात की जाए, जिस तरह से आप देख रही हैं बात हो रही है, ये चंद लोग हैं, ये बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोगों का बंटाधार कर रहे हैं। बहुत से मुस्लिम समाज को बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रहा है, ऐसे ही चंद लोग कर रहे हैं जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं कि सरकार तो साहब वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है और धर्म में घुसी जा रही है। अरे भैया, आपने तो धर्म के नाम पर हिंदुस्तान ही बांट लिया था। पाकिस्तान बटा किस बात पर था? इखलाक और मोहब्बत पर बट गया था क्या? चलिए वो बहस अलग चली जाएगी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मदरसों में आपको अगर सर्वे के लिए जा रही है टीम, तो इस पर परेशानी आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आपको वहां का लेखा जोखा, वहां की सारी व्यवस्था कैसे आप करते हैं। आप कह रहे हैं हम खैरात ज़कात से पैसा लेते हैं, ज़कात से चलाते हैं। तो अभी आप जैसे लोग चलाते होंगे, ज़कात पर नहीं चलते थे मदरसे। मदरसे लोग चलाते थे अपने घरों में, अपने बड़े बड़े लोग रईसज़ादे चलाते थे। ये ज़कात पर मदरसे नहीं चलाए जाते थे। ये हीन भावना नहीं है धर्म में। आप ये हीन भावना पैदा कर रहे हैं जो धर्म की बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मदरसे के सर्वे हो रहे हैं, सर्वे में जो बातें निकल कर आ रही हैं वो 15 तारीख को पटल पर आएंगी सरकार के पास में। लेकिन आप ये कहें कि नहीं साहब हमें अनुदान नहीं चाहिए, बिल्कुल आप अनुदान ना लीजिए, आपको जबरदस्ती अनुदान नहीं दे रही सरकार। लेकिन आपको मदरसा रजिस्टर करना पड़ेगा, सरकार के साथ आपको आना पड़ेगा और सरकार को अकाउंटेबिलिटी और सारी अपनी जानकारी शेयर करना पड़ेगी। इसलिए मदरसा पोर्टल हमने आदरणीय योगी सरकार में 2017 में ही लागू किया था। एनसीईआरटी की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में हमने लागू की है, जो पहली बार ऐसा हुआ है किसी राज्य में देश के। और आदरणीय प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। तो निधि यहाँ पर जो सारी बातें हैं उससे इतर हटके क्यों बात कर रहे हैं ये लोग? ये जानबूझकर खुद से इस मामले को ये उधर उलझा रहे हैं। अरे भाई आप एक ठीक है, जवाब ले लीजिए। सैयद अजीम वकार ये कह रहे हैं आप मामले को उलझा रहे हैं। एक मिनट एक सेकंड सर, एक काउंटर ले लीजिए उनका, फिर मैं वापस आपको मंच दे दूंगी, वापस मंच दूंगी। एक बात, खाली एक बात मैं ये कहना चाहता हूं
कि भैया 70 साल में एक एपीजे कलाम साहब का नाम बता दीजिए या एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बता दीजिए जो आपने निकाल दिया हो। बातें तो बड़ी बड़ी आप करते हैं और निकाल आप नहीं पा रहे हैं। हम तो आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का भी अवसर दे रहे हैं धर्म की शिक्षा के साथ साथ, उससे आप भाग क्यों रहे हैं? से बच्चे आए। ठीक है, जवाब लीजिए सैयद असीम वकार। अच्छा, उससे पहले हाजी खान कुछ काउंटर देना चाह रहे हैं, उनका काउंटर ले लीजिए। मैडम मैं कह रहा हूं मोहसिन रजा साहब को जानकारी नहीं है। इसी साल 1200 बच्चे हमें तो जानकारी नहीं है। और आप आईटी सेल में जो बता दिया, आईटी सेल में आपका शिनकाफ दुरुस्त नहीं है भैया। आप कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? उर्दू की टांग तोड़ रहे हैं बैठकर, आप शक्कर सुरवा कर रहे हैं बैठकर। आप मदरसे में आप क्या शिक्षा देते होंगे? आप शक्कर सुरवा कर रहे हैं, आपको शिनकाफ नहीं बोलना आता, शरीफा नहीं जानते, आपको शाह से शरीफा बोलना नहीं आता, भाईचारा आप शरीफ नहीं बोल सकते, आपका शिनकाफ दुरुस्त नहीं है। आप मदरसे में क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को? आप ही जैसे लोगों ने ठेकेदारी की है। ठीक है, अब एक जवाब ले लीजिए सैयद असीम वकार से। सैयद असीम वकार, इन्होंने मदरसा माफियाओं की बात की, इन्होंने बच्चों को मॉडर्नाइज एजुकेशन की बात की और ये सियासत का आरोप लगा रहे हैं आप पर। सैयद असीम वकार, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, सैयद असीम वकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी से यही सवाल सुमैया राणा आपसे भी। सुमैया राणा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी दीदी जी जी, ये जो सवाल यहां पर उठा रहे हैं मोहसिन रजा, इन पर आपका जवाब ये कह रहे सिर्फ राजनीति हो रही है। मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, धार्मिक शिक्षा के साथ साइंस मैथमेटिक्स पढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? दखलंदाजी क्यों दिख रही है इसमें सरकार की? कलाम साहब ने उस वक्त के मदरसे से तालीम हासिल की थी जिस वक्त में सरकारें मुदाखलत नहीं करती थी मदरसों में। तो क्या उस टाइम में कलाम निकल सकते हैं? तो आज की तारीख में नहीं निकल सकते हैं। अगर रही बात मुसलमानों के उद्धार करने की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड में 2020 मार्च की सैलरी अभी दी गई है 2022 में, पूरे डेटा के साथ मौजूद है मेरे पास। क्या कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब? अक़लियत के मिनिस्टर रहे हैं, वक्फ बोर्ड में लोग रो रहे हैं, खुदकुशियों की नौबतें आ गई हैं। मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर वहां पर काम करने वालों का जो जिनको ये शिकायत है। आपने सारे सरकारी विभाग छोड़ के आप सीधे पहुंच गए मदरसों के अंदर। जो जाहिर सी बात है, मदरसे चलाने के लिए अगर सरकार अनुदान नहीं देती थी तब भी मदरसे चल रहे थे, सरकार अनुदान नहीं देगी तब भी मदरसे चलेंगे। लेकिन अनुदान के नाम पे आप शरीयत की पढ़ाई, दीन की पढ़ाई में अगर मुदाखलत करेंगे तो ये कतई भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और ना किया जाएगा किसी भी हाल में। ये कह रही हैं कि दीन की पढ़ाई में दखलंदाजी कर रहे हैं आप मोहसिन रजा। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है अदिति, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये मामला उठा है देवबंद से। देवबंद के मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे ही तमाम ऐसे मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर नहीं है वो सरकार के पोर्टल पे। अब आप ये बताइए कि वहां पर जो बच्चे आते हैं विदेशों से, वो किस कैपेसिटी में आते हैं? उनको किस कैपेसिटी में लाया जाता है? टूरिस्ट वीजे पर आते हैं या एजुकेशन वीजे पर आते हैं? जब संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तो वो यहां पर आते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? या वहां कोई हैपेंड हो जाए तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? विदेशों से आने वाले बच्चे वहां पढ़ते हैं और हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश और देश के बच्चे अलग अलग राज्यों के। तो ये सुरक्षा से भी जुड़ा एक मामला है। तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी तय होगी कि फंड्स कहां से आते हैं, बच्चे जो बाहर से आते हैं वो किस कैपेसिटी में आते हैं। तो ये वहां हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी सरकार के सामने। जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए। सुमैया राणा ये कह रहा है कि सुरक्षा की भी तो बात होगी ना, सुरक्षा एक चैलेंज है इस वक्त देश में, तो उसे देखते हुए भी तो एक डिसीजन लिया गया है, अकाउंटेबिलिटी तय तो की जाएगी। देखिए, फिर मैं बोलूंगी तो फिर वो बात कहीं से कहीं ले जाएगी, आप लोग, आपका चैनल ले जाएगा कि सुरक्षा जो नैरेटिव सेट करा जा रहा है मदरसों के लिए, अक़लियत के संस्थानों के लिए, वो पूरी तरीके से गलत है। आप सुरक्षा के नाम पे आप वहां पर
दीन की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। मोहसिन रजा साहब इतने बड़े पद पर मौजूद हैं, मौजूदा सरकार में हैं। मैं उनसे ये दस्तबस्ता गुजारिश करूंगी कि वक्फ बोर्ड में जो लोगों को, वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली है 2-2, 3-3 सालों से, क्या वो सुनिश्चित कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये आपके चैनल पे बता के जाए, जिसमें उन लोगों के घर जिनके घर चूल्हा नहीं जल पा रहा है, बता दिया जाए। मोहसिन रजा जवाब। देखिए सुमैया जी एक बहुत अच्छे परिवार से आती हैं और मेरी बहुत, सभी इनका परिवार, हम लोग बहुत आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक दिन आप मेरे साथ चलिए, हम चलें, आप चलें, हमारा पूरा सिक्योरिटी का अमला रहेगा आपके साथ में, सुरक्षा के साथ में, भाई आपको लेके चलेगा। जिन जिन लोगों ने आपसे शिकायत की है उनकी लिस्ट लेकर आ जाइएगा, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और लेकर आइएगा, उनके घर ले चलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनका किसी घर का एक कमरा भी ऐसा ना मिलेगा जिसमें एयर कंडीशन ना हो, कोई उनका घर ऐसा नहीं होगा जो डुप्लेक्स ना बने हो। और वो ये कह रहे हैं कि 36 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और 70 साल से नहीं मिली। वक्फ बोर्ड का काम यह था कि लोगों का कल्याण होना, गरीब मुसलमानों का कल्याण करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए थे कि इससे आने वाली आमदनी से गरीब दबे कुचले मुसलमानों का कल्याण हो। कल्याण सिर्फ वहां बैठे हुए उन्हीं लोगों का हुआ है जो लोग रो रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अरे भैया 3 जुमेरात कोई आदमी दरगाह पर बैठता है, अगर उसको वहां कोई कुछ नहीं देकर जाता है तो चौथी जुमेरात को वो दूसरी दरगाह चला जाता है। तो यहाँ 36 महीने से और 6-6 साल से जो लोग बैठे हैं, बहन आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। ताल ठोके में आज बहस मदरसों के सर्वे और उस पर होने वाली सियासत, जिस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। जल्दी से एक कमेंट सैयद असीम वकार में आपका लूंगी, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी। अच्छा, सैयद असीम वकार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुफ्ती वजाद कासमी, यहां पर एक तो कहा जा रहा है कि दीन की पढ़ाई में सरकार की दखलंदाजी है, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम तो मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। इस पूरी लड़ाई में मदरसे खड़े कहां हैं? देखिएगा, मदरसे मॉडर्न होना चाहते हैं और मदरसे के स्टूडेंट भी मॉडर्न होना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल मदरसे के जो स्टूडेंट हैं वो जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में वो वहाँ से फारिग होने के बाद जाते हैं। आपको याद होगा कि जब मदरसों के सर्वे की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो दारुल देवबंद में एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसी मीटिंग में इन्हीं मदनी साहब ने ऐलान किया था कि हम अपने मदरसों में कम से कम 10वीं क्लास तक तालीम करेंगे और वो ज़रूरी होगी। अब ये पता नहीं ये कौन सा निसाब होगा, कौन सा कोर्स होगा। अब ये महीना भर ही इन बातों को हुआ है। आज ये कह रहे हैं कि हमें ना मदद चाहिए और ना हमें वो तालीम लेनी है। देखिए, ना मदरसों को दिक्कत है, ना स्टूडेंट्स को दिक्कत है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मदनी साहब के बगैर मशवरे के ही सैकड़ों हज़ारों मदरसों ने अपने यहाँ ज़्यादातर कम से कम 8 और नहीं तो 10वीं क्लास तक तालीम कर रखी है और उनके पास मान्यता है। मसला दरअसल ये रहनुमाई का, लीडरशिप का, ठेकेदारी का है। और ये तय मदरसों को करना चाहिए कि उनको सरकार से मदद लेनी है या नहीं लेनी है। और जिन मदरसों में अब तक मान्यता का मसला चल रहा है तो उनमें कोर्सेज वही चल रहे हैं जो स्कूलों में हैं, जो सरकार के कायमशुदा और सरकार ने जिनको मान्यता दी है। और कुछ चीज़ें जो है वो अटपटी सी लगती है मेरे को। जब सरकार मदद देने की बारी आती है, अब ये मौलाना अबुल कलाम फाउंडेशन ऐसे कुछ सरकार ने सेंट्रल में बनाया हुआ है और उसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट है और मदरसे वालों की वहाँ लाइन लगी हुई है और बड़ी बड़ी फाइलें बनाकर वहाँ से आते हैं मांगने के लिए वो। और सरकार ने जब जब मदरसों को बजट देने की बात की, लोगों ने लिया भी है, लगाया भी है। और एक तरफ मदनी साहब कह रहे हैं इनको कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, वाकई इनको नहीं चाहिए, ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि इनको अफ्रीका से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके दुबई तक इनको बहुत माल मिलता है, इनको जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे जैसे किसी गरीब मौलवी को जरूरत होगी ना सरकार की मदद की, जिसके पास कुछ है ही नहीं, रोटी खाने के लिए भी नहीं है, उसको जरूरत होगी मदरसे की। और दूसरी बात, मोहसिन भाई एक बात कह रहे थे अभी कि दारुल देवबंद का रजिस्ट्रेशन नहीं है। दारुल देवबंद का रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन के मालिक यही मदनी साहब लोग हैं। और फिलहाल दारुल इन्हीं के चुंगल में है। और दारुल में अब स्टूडेंट बाहर के नहीं आते, पहले कभी आते होंगे, अभी सिर्फ हिंदुस्तान के स्टूडेंट हैं। हमें दारुल पर सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए, वो बहुत होशियार लोग हैं सब। और दूसरे जो है, मैं ये कहना चाहता हूं
कि अगर सरकार मदरसों को मदद दे भी दे तो क्या शरीय एतबार से वो जायज नहीं है इन मौलवियों के लिए? ये शरीयत पर बात करें ना भाई आकर के। ठीक है, मैं एक मदरसा चलाना चाहता हूं, मुझे उसमें 8वीं 10वीं तक की तालीम करनी है, तो मैं सरकार से मदद ले सकता हूं। ठीक है, आप जवाब लीजिए। अब सैयद असीम वकार ये कह रहे हैं सरकार तो मदद ही करना चाह रही है, मदरसे भी मदद के लिए तैयार हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं मदद मिले, तो फिर दिक्कत सियासत को ही हुई ना। ये कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह की नहीं करना चाहते हैं। अगर इनका एम खाली एजुकेशन होता कि बच्चों की एजुकेशन, तो उत्तर प्रदेश में जो बेसिक स्कूल हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार थे, जिन स्कूलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का 18,000 करोड़ का बजट है, वो 25,000 स्कूल प्राइमरी बंद ना होते। दीवारें गिरी जा रही हैं, प्लास्टर नहीं है, बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, टीचर नहीं है, भैंसें बंध रही हैं, गाय बंध रही हैं, कुत्ते खेल रहे हैं उन स्कूलों में, उनकी बाउंड्री गिर गई है, वहाँ टीचर्स नहीं हैं। सर आप मदरसों पे और बात कर बच्चे भी नहीं हैं। डिबेट मदरसों पर हो रही है। अगर मैडम आपकी दिक्कत जानती क्या है, आप सरकार के खिलाफ सुन नहीं पाते। नहीं सरकार के खिलाफ नहीं, मैं अगर कुछ मुद्दे पर झूठ बोला हो, मुझे गलत आपके बोला हो तो सर्टिफिकेट बता की दीजिए। जरूरत नहीं है, और मेरी डिबेट आप सिर्फ देखा ना करें, सुना भी करें। मुझे पता है मेरे सवाल आपको चुप जाते हैं, वो आपकी दिक्कत है, उसे मैं अपनी दिक्कत नहीं बनाऊंगी। सुनिए, आप ये बताइए, अभी जो दलीलें रख रहे थे, आप सीधा जवाब दीजिए, मुझे मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे। आपके सर्टिफिकेट के लिए आपको गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाती मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पैनलिस्ट मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, जनता मेरा सर्टिफिकेट है। सुनिए सर, ध्यान से सुनिए, सवाल दोबारा दोहरा सैयद असीम वकार, ये बताइए, अभी आपने मुफ्ती वजाद कासमी को सुना, वो कह रहे हैं आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना, आप दीजिए उस पर जवाब। मदरसों पर क्या दिक्कत है आपको, बताइए वो। देखिए ये है आरएसएस के मुफ्ती। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि मदरसों में एनसीईआरटी लागू करेंगे, और मेरी मांग ये है कि क्यों ना उत्तर प्रदेश के सभी जो सरकारी स्कूल हैं इनमें आप एक सब्जेक्ट बढ़ा दीजिए, अरबी उर्दू का सभी स्कूलों में बढ़ा दीजिए, कोर्स बढ़ा दीजिए, और सब बच्चों को तालीम दीजिए, जो मुसलमान बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाइए, तो आपका एम भी पूरा हो जाएगा और दीनी तालीम भी हो जाएगी। चलिए ले लीजिए इस पे मुफ्ती वजाद कासमी। अब वो कह लगे लैपटॉप, नहीं आप बोले, नहीं सुनिए आप बोले लैपटॉप। देखिए उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो या कहीं भी 2 से 3% लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। वो लोग ये जानते हैं कि मदरसे में उनको स्कूली शिक्षा नहीं मिलेगी, वो दीनी तालीम के लिए भेजते हैं, जानते बूझते और समझते हुए। इस्लामिक शिक्षा, कुरानी शिक्षा और रसूलुल्लाह की हदीसों को पढ़ने भेजते हैं, जान के भेजते हैं। उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, जो तालीम दी जा रही है दीनी, जवाब ले लीजिए। सबसे पहला जो कोर्स है वो है आलिम का। जनता को समझाने के लिए करती, सबसे पहला कोर्स है हाफिज का। ठीक है, सुनिए मैडम, अरे सुन लिया मैंने आपका जवाब सर। पहले आप प्राइवेट स्कूलों पर चले गए, अब जवाब लीजिए आप। आपने अभी किसी को बताया कि आरएसएस के मुफ्ती हैं, क्योंकि आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता ना, वो या तो आरएसएस का हो जाता है, बीजेपी का हो जाता है, सरकार का प्रवक्ता हो जाता है, बस उतना ही आप दलील दे पाते हैं। जवाब ले लीजिए मुफ्ती वजाद कासमी, आपकी दलीलों पर जवाब देना चाह रहे थे। असीम भाई सुनिए, आरएसएस ने कोई दारुल इफ्ता नहीं खोली है, और मैंने वही कुरान जो अल्लाह के नबी और रसूल पर नाजिल हुआ है और वही हदीसें पढ़ी हैं, और मैं भी देवबंद से पढ़ के आया हूँ। और आरएसएस मुफ्ती पैदा नहीं करती है, वो राष्ट्र के लिए काम करने वाली जमात और वर्कर्स पैदा करती है। आप आरएसएस पर बार बार बात ना किया करें, ये आपकी नाकामी है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी सर्वे करा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा कि मौलानाओं को, छोटे मदरसों को सरकार की मदद की जरूरत है। वो कहाँ दर भाई, आप जैसे मालदार मुसलमान तो चंदा देते नहीं ना, आप तो ओवैसी की पार्टी को चंदा दोगे, और आप तो दूसरे लोगों को। भाई जो गरीब मदरसे वाला है वो भीख मांग के क्या बच्चे पढ़ाएगा, वो भीख मांग के क्या बिल्डिंग चलाएगा। और फिर जब आपको इतनी तकलीफ है सरकार के पैसे से, तो वो मौलाना आजाद फाउंडेशन का सैकड़ों करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, किन मदरसों के पास जा रहा है। तो भाई मैं कह रहा हूं, वाकई बड़े मौलवियों को जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन जो गरीब मौलाना है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको पैसा भी लेने दीजिए सरकार से, कोई दिक्कत नहीं। सरकार कोई मुदाखलत नहीं कर रही है, ना सरकार कोई इंटरफेयर कर रही है, और उनको बच्चे भी पढ़ाने दीजिए। बता दें कि देश के तमाम सियासी, चुनावी और सामाजिक मुद्दों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत देखना ना भूलें आप आज रात 8 बजे।
सीजन कैंपेनर है, आपके लिए होम एडवांटेज है या प्रेशर भी है? नहीं, देखिए, मैं कभी प्रेशर में काम नहीं करता। जब आपकी पर्सनालिटी में आई फैक्टर बहुत होता है तो यू विल बी ऑलवेज इन प्रेशर। मैं अपने आप को हमेशा वी में देखता हूँ, हम सब लोग। अब 18 करोड़ की पार्टी है, काहे का प्रेशर? पहाड़ों में सरकारें रिपीट इजीली होती नहीं है, आपने किया है उत्तराखंड में, हिमाचल में भी होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। जब जनता ये तय कर लेती है कि उसका हित किस में है और इसका जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो जनता ही अपने हित की चिंता करती है। अब जल्दी से एक कमेंट, श्रीराज नायर। एक तरफ ये सरकार पर दखलंदाजी का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इनकी मदद करना चाहती है। ये कहते हैं कि दरअसल सरकार मदद के नाम पर जो मदरसों की बुनियाद है उसे हिलाना चाहती है। देखिए अदिति जी, आपने मोहसिन रजा साहब को भी सुना और उन्होंने कुछ वास्तविकता आज नेशनल टीवी आपके चैनल के जरिए पूरे देश को बताई क्या वास्तविकता है। आज ये लोग जब जब चुनाव आते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, जब जब चुनाव आते हैं तो ये रोना रोते हैं मुस्लिम समाज किस तरह से पिछड़ा है, किस तरह से इनके अंदर अंडर ग्रेजुएट्स है, किस तरह से स्कूल ड्रॉप आउट्स की संख्या है, किस तरह से मुफलिसी बेरोजगारी है। और सरकार इसके लिए अगर कोई कदम उठा रही है, रिफॉर्म्स ला रही है, सरकार अगर एजुकेशन के अंदर इनके बच्चे जो पढ़े अच्छे और आज के मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जुड़े हैं तो इनके पेट में दर्द में ये फॉल्ट जो है, ये जो पूरा का पूरा मुस्लिम लीडरशिप पे है जो अपने पूरे कौम को पिछड़ा रखना चाहती है। आज सरकार कुछ कदम उठा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए और पहले कुछ तो करने तो दीजिए। ये अनुमान क्यों लगा रहे हैं कि सरकार मुस्लिम बच्चों के विरोध में ही काम कर रही है तो करेंगे? ये अनुमान कैसे लगाया है, किस आधार पर ये अनुमान लगा करके बैठे हैं? आज सऊदी अरेबिया जो क्रेडल ऑफ इस्लाम कहते हैं, वहां पे सुल्तान सलमान उसको पूरा मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं। वहां पे महिलाएं ड्राइविंग सीख रही है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में रिफॉर्म्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर ये स्टोन एज में क्यों यहाँ के मुल्ला? ठीक है, जवाब ले लीजिए आप ये कह रहे हैं कि हर जगह मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। सुमैया राणा ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में मॉडर्नाइजेशन की बात आ रही है, तरह तरह के रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो हम पुराने युग में क्यों रहना चाहते हैं? सुमैया राणा पहले आपका जवाब, उसके बाद सैयद असीम वकार। देखिए, इस्लाम के तरीकों पर ही होगा और असल मुसलमान वही है। मॉडर्नाइजेशन उसी हद तक किसी मुसलमान को या इस्लाम में काबिल बर्दाश्त है जहां तक कि हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम दीनी तालीम में छेड़छाड़ कर दें, शरीयत में बदलाव कर दें, हिजाब पहनना छोड़ दें। तो ये जो एक मिनट मेरी बात सुन रहे थे, जो इस्लामिक देश हैं वो कम इस्लामिक हैं, वो कम मुसलमान हैं। इस्लामिक देश, देखिए इस्लाम किसी देश सऊदी से नहीं अरबिया चलेगा। में रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वहाँ पे शरीयत के साथ सऊदी अरेबिया में हेलोवीन नाइट मनाई जा रही है, सऊदी अरेबिया में हेलोवीन नाइट मनाई जा रही है, तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। माफ कीजिए, मैं सऊदी अरब को इस्लाम नहीं, सऊदी अरब से इस्लाम नहीं है। आपने एक दलील दी, सऊदी अरब हो सकता है, एक मुसलमान सऊदी अरब से नहीं है, एक मुसलमान इस्लाम से है। मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ। जो लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं मुसलमान नहीं, मैं आपसे यही तो सवाल पूछ रही हूँ, यही तो पूछा है मैंने। वो मुसलमान है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरी शरीयत हमें कहाँ तक की इजाजत देती है, कुरान हमें क्या तालीम देती है, मेरा इस्लाम वो है और मैं उसको फॉलो करूंगी, और यही एक मुसलमान का अमल होना चाहिए। लेकिन आप सऊदी अरब का मिसाल देंगी तो सऊदी अरब में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, और मैं पूरी तरीके से उसके खिलाफ हूँ जो सऊदी अरब में गैर इस्लामी काम हो रहे हैं। तो फिर मैम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ बची, फिर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ बचा? आप जज कर रही हैं उन्हें, तो अक्सर तो इन्हीं बातों की बात की जाती है ना। ये मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अगर मैं आज आपके चैनल पे ये आवाज उठाऊं कि साहब मुझे हिजाब उतारना है, मेरे घर वाले उतारने नहीं दे रहे हैं, तो ये फ्रीडम हुई। लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे हिजाब पहनना है, भाई कपड़े उतारने को आजादी क्यों, कपड़े पहनने की भी आजादी। मैडम आप कपड़े उतारिए, कपड़े नाप उतारिए, कपड़े पहने रखिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन। प्रॉब्लम है ना? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, आपने गलत कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दिया है, आपने गलत कॉन्टेक्स्ट में सुमैया राणा जी गलत एग्जांपल आप देंगी, नहीं चलेगा। सुनिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मैम। हिजाब पहनने की जो बात है और उतारने की जो बात है, मैम आप बोल लीजिए। ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं अपनी बात फिर भी बोलूंगी, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। कुरान पढ़ना चाह रहा है, वो शरीयत पे चलना चाह रहा है कि दुनिया हिजाब की बात की है ना आपने, जवाब तो ले लीजिए मुझसे। हिजाब की बात की है ना आपने, जवाब लीजिए मुझसे।
जवाब लीजिए। ये होती है कि आप हमें सुनिए हमारे ना हाल पे छोड़ा जाए। आधी अधूरी बात क्यों कर रही है आप? हिजाब पहनने पर पाबंदी है क्या इस देश में? अमल करना चाह रहे हैं। दिस इज सुमैया राणा, इस देश में हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं है। हिजाब पर पाबंदी कहाँ है? कहां पर, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है हिजाब पर पाबंदी की? मैं इन्हीं चैनलों पे बैठ के मैं इस बात को कह चुकी हूँ। आपके चैनल और आप जैसे तमाम चैनलों पे आप जैसे आपने हिजाब क्यों पहना हुआ है, हिजाब एक सेकंड सुन लीजिए। आप जैसे था कि कपड़े पहनने, आप जैसे चैनल सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। मुझे नहीं पता आप किन चैनलों पर बैठी हैं। इस चैनल पर जब आप बैठी हैं तो मैं तथ्यों पे बात करती हूं, आप जैसे नहीं। मैं अदिति त्यागी की तरह बात करती हूं, जी न्यूज पे बात करती हूं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करती हूं। आपने तो कह दिया हिजाब पहनना नहीं पहनना। आपको किसने रोका हिजाब नहीं पहनने से, हिजाब पहनने से? मैडम आप पहन के बैठी है ना हिजाब। भाई आप अपना सर कवर करके बैठी हैं। जिसे हिजाब पहनना हिजाब पहने, बुर्का पहनना बुर्का पहने। किसने इस देश में पाबंदी लगाई है मैडम? गलत बयानी मत। आपको तो बस आपसे जो काउंटर क्वेश्चन करने लगता है वो आप बीजेपी के पीछे चले जाते हैं। अरे मैडम सीधे तौर पे बात किया कीजिए ना। जहां पर गलत लगेगी उसको मैं बोलूंगी। अरे आप बोलिएगा लेकिन गलत बयानी मत कीजिए ना। आप तो गलत बयानी कर रही हैं। आप तो कह रही मैं हिजाब पहनूं ना पहनूं मेरी मर्जी है। यहाँ पे हिजाब पर पाबंदी लगी है क्या? ड्रेस कोड के तहत हिजाब पर पाबंदी की बात है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ड्रेस कोड के तहत हिजाब पर पाबंदी की बात है मैम। और आप यहाँ पर बात को कंप्लीटली ट्विस्ट कर पेश कर रही हैं। क्यों कर रही है मैडम? कहां पर हिजाब बुर्का, कहां पर पाबंदी लगी हुई है इंडिया में? कहां नहीं पहनने दिया जा रहा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ड्रेस कोड होता है। अब कल को मैं कहूंगी जी मैं तो स्कूल जाऊंगी साड़ी पहनकर, या कल को तो मैं जीन्स पहन के जाऊंगी स्कूल, तो मैं ड्रेस कोड कुछ होता है। गलत बयानी मत किया कीजिए मेरी डिबेट में। नहीं, ये एक डाइवर्जन था। आपने डिलेल किया इस डिबेट को। मुद्दे पर रहती तो बेहतर होता। आप अगर इस चैनल पर आती है तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि डिलेल नहीं होने देती मैं अपनी डिबेट को। यहां पर एक काउंटर ले लीजिए जल्दी से। मुफ्ती वजाद कासमी, हर बात को हिजाब पर ले जाना, हर चीज को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बहस हो उसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जाना, ये क्या तरीका है भाई? ये कह रही है कि हम तो शरीयत, मुसलमान जो है वो शरीयत के हिसाब से चलता है। ये तो कह रही है कि सऊदी अरब जो है वो तो शरीयत को नहीं मानता है, वहां तो बहुत गलत काम हो रहे हैं, ये उन्हें सर्टिफिकेट बांट रही हैं। देखिए अदिति, मैं पहले भी आप ही के माध्यम से आपके चैनल के कह चुका हूं कि सरकार ने हिजाब पर कोई बात ही नहीं की है। हिजाब पर बात आप कर रहे हो। सरकार ने यूनिफॉर्म पर बात की थी, वो भी स्कूल के प्रशासन ने की थी, और फिर आप लोग कोर्ट चले गए। वो लड़ाई वहाँ तुम्हारी जारी है या हार गए, जो भी हुआ। सरकार ने न हिजाब पर, न नमाज पर, न रोज़े पर, न ज़कात पर, किसी चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। इसलिए हमें इस तरह की बातें बैठ करके मुसलमानों में कम से कम गुमराही नहीं फैलेनी चाहिए। आप और हम सब आज़ाद हैं। मैं टोपी लगाऊं नहीं लगाऊं, आप हिजाब पहने नहीं पहने, भाई अगर मैं शरीयत को फॉलो करूंगा तो टोपी भी लगाऊंगा, हिजाब भी पहनूंगा। अब मुझे शरीयत को फॉलो नहीं करना है तो मत पहनिए, टोपी भी ना पहनिए, हिजाब भी ना पहनिए। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार इस पर, सरकार ने जो अच्छे काम किए उस पर भी तकलीफ हो रही है। सरकार ने 3 तलाक को बैन किया, उस पर भी इनको तकलीफ रही। सरकार ने कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आ जाए, तो उस पर भी इनको तकलीफ होती है। तकलीफ इनको दरअसल ये नाराज फूफा की तरह है। शादी में आदित्य आपने देखा होगा कि एक फूफा होता है ना, वो मुस्तकिल नाराज ही होता है और वो छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होता है। तो ये नाराज फूफा की तरह है, ये कुछ भी हो जाए इनको नाराज ही रहना है। और देश आज इतने अच्छे हालात में चला गया है, इतनी तरक्की हो गई है। मुसलमान भी अभी पावर में है, मुसलमान को तालीम मिल रही है, माफिया खत्म हो गए, गुंडागर्दी बदमाशी खत्म हुई, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ। अरे मुसलमानों की सारी राजनीति माफियाओं पर टिकी हुई थी, कोई लीडरशिप आगे ही नहीं आती थी। जहां देखो वहां गुंडे एमएलए और एमपी बनते थे। आज मुसलमान अच्छा जीवन जी रहा है, मुसलमान तालीम की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमान हुनर की तरफ, रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। तो ये फूफा जी अभी भी नाराज है, कल भी नाराज थे। देखिए खाली जरा सा मैंने स्कूल की तालीम की बात की थी तो आपने मुझे रोक दिया कि टॉपिक पे रहिए। मैं आदिति त्यागी हूँ, मैं टॉपिक से नहीं हटती। आप अपना मुद्दे पर आ जाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सऊदी अरबिया सब आ गया, मुद्दे पर आ सब आ गया। सऊदी अरब भी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ गया, सब आ गया। मदरसों में दखलंदाजी, शरिया की वकालत आप कर रहे हैं तो बात नहीं होगी। बात नहीं करूं, आप तो प्राइवेट स्कूल पढ़ते सर। मैडम बात समझिए पहले। मैं समझ गई आपकी बात, अब आप मुद्दे पर आ जाइए। यूसीसी पे नहीं, यूसीसी पे बात सुन लीजिए आप। अब यूसीसी पे ये मौलाना को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, सब आपको पूरी पता दुनिया में जितने देश हैं, हर देश में सीआरपीसी अलग होती है और कॉमन सिविल कोड अलग होता है। इनको और इनके बैरिस्टर को सब कुछ पता है और बाकी सब लोग जाहिल हैं।
जिनको मुसलमानों ने नकार दिया, ठुकरा दिया, इनको पता है, बाकी सब लोग बेवकूफ हैं। अरे पढ़ लिख के आया करो, असीम वकार साहब चैनल पे बैठते हो, आपको यही पता नहीं मदरसे क्या चाहते हैं, मौलाना क्या चाहते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं। अरे बेचारे गरीब मौलाना तो चाहते हैं सरकार उनकी मदद करे, आप खामखा यहाँ बैठकर। अरे भाई आप मदनी साहब जैसे लोगों को सपोर्ट करोगे जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, तो करिए। मैं तो गरीब मौलानाओं की सपोर्ट में हूं, गरीब मदरसों की सपोर्ट में हूं। आप यहाँ बैठकर जितनी चाहे बातें करनी है, आप जितनी चाहे बातें करनी है। और सुनिए सैयद असीम वकार, दाढ़ी लगा ली, मुफ्ती हो गए। अरे कोई बात नहीं, अब दूसरों को मुफ्ती अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है, आलिम अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है, दाढ़ी से पहचाना जाता है।